माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे विस्टास जो आपकी क्लास 12 की सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश की उसका थर्ड चैप्टर, उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइट थ्रो करना जरूरी है कि किस लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ये चीज है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में तिशानी दोषी ने लिखा और ये अंटार्कटिका के बारे में है। अंटार्कटिका के बारे में है और अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों अगर इस अर्थ के बारे में पता करना है तो आपको वहां जाना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। तो एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे इसके अर्थ की हिस्ट्री को जानना है। दूसरा ये भी है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जब से एग्जिस्टेंस में आया, जब से ये इसका अस्तित्व, तो उसके पहले तो फ्लोरा एंड फना थी, क्लाइमेट थोड़ा वार्म रहा, लेकिन जब से मैमल्स का एडवेंट हुआ, अराइवल हुआ, कितनी चेंजेस आए ह्यूमन बीइंग ने महज 12,000 ईयर्स में ही। कितना बड़ा रकस क्रिएट किया, कितना बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, अपनी एक तरीके से नेचर पे डोमिनेट किया, नेचर को एचिंग किया। तो कहीं ना कहीं ये भी आप देखेंगे। और तीसरा देखेंगे किस तरह ह्यूमन बीइंग के जो इम्पैक्ट रहे उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा रिस्क या कितना बड़ा हम लोग इस समय डेंजर सिचुएशन में चल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस चीज को नहीं समझना चाहता। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाली है। थोड़ा चैप्टर लेंदी है, लेंदी नहीं है, बड़ा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा, क्योंकि इसे महज समरी बताने लायक नहीं है। इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इसमें लिखा है कि अगर आपको प्लैनेट के बारे में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानना है तो एक सबसे खूबसूरत प्लेस, खूबसूरत क्या, एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप जाएं और वो है अंटार्कटिका। और ये चूंकि इनकी ये बोन बॉयज है और बोन बॉयज का मतलब होता है सी जर्नी है, तो यहाँ पर इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये शुरुआत अर्ली दिस ईयर, यानी शुरुआत में ही इन्होंने क्या हुआ किया था कि एक रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक सोकोल्स्की। रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन रिसर्च वेसल है, जहाज है, शिप है, और उस पर इन्होंने जर्नी शुरू करी। और ये जो है अंटार्कटिका की तरफ गई। इनके साथ और भी लोग गए थे, स्टूडेंट्स हाई स्कूल के गए थे। तो इनकी जो जर्नी रही वो अंटार्कटिका को बताया इन्होंने, अंटार्कटिका के लिए थी। और अंटार्कटिका कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट। अंटार्कटिका के बारे में अभी सही से झलक मिलनी शुरू हो गई कि कोल्डेस्ट है और ड्राइएस्ट है, विंडिएस्ट है, काफ़ी वहाँ धूल मतलब सूखा रहता है, वो काफ़ी हवाएं चलती रहती हैं। तो जब इन्होंने जर्नी शुरू करी तो इन्होंने बताया कि उस मतलब मद्रास से 13.09 डिग्रीज पे, जब नॉर्थ ऑफ मद्रास से इन्होंने, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास से शुरू किया, तो इन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए। टाइम जोन थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर रीजन का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, और जैसे ही वो रीजन हम क्रॉस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो एक 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए और उन्होंने बताया कि 6 चेक पॉइंट्स, बॉर्डर्स मिले या बैरियर्स मिले, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और साथ ही साथ ऐसे ही एज मेनी इकोस्फीयर्स। और उसके बाद जब ये अंटार्कटिका में अपना पैर इन्होंने रखा, उतरल नीचे अलाइट करी, तब तक इन्होंने 100 आवर्स की जर्नी कंप्लीट कर ली, चाहे वो शिप के थ्रू की हो, चाहे एरोप्लेन के थ्रू की हो, चाहे वो इन्होंने कार के थ्रू करी हो। तो ये जब वहां पहुंच गए तो अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा कैसा देखने को मिला, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव स्ट्रेच पूरा फैला हुआ वाइट लैंडस्केप, और साथ ही साथ ब्लू होराइजन, बिल्कुल नीला क्षितिज, ब्लू होराइजन, जहां धरती आसमान मिलते नजर आए, दैट इज कॉल्ड होराइजन। उसके बाद जब इन्होंने देखा तो बिल्कुल ये अंटार्कटिका अलग थलग पड़ा हुआ है, बिल्कुल आइसोलेटेड। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि यही अंटार्कटिका जो आज अलग थलग पड़ा है, एक समय ऐसा था कि इंडिया भी इसी का एक पार्ट था। कैसे था वो सारी चीज अभी थोड़ी देर में देखते हैं। आ गया इसके पार्ट ऑफ हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं। और ये जो अंडरलाइन रेड से मैंने किया है, रेड से मार्क, रेड कलर किया, 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। 650 मिलियन ईयर। एक क्या था कि ये जो सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जाइंट एक तो कॉम्बिनेशन था, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम गोंडवाना, गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट रहा और सचमुच में इसका एग्जिस्टेंस था। और ये
उस समय क्या लिखा था कि सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका। आज जहां पर अंटार्कटिका बिल्कुल वहीं पे सेंटर्ड था, आज जहां अंटार्कटिका वहीं पे गोंडवाना था। लेकिन लिखा है कि सचमुच चीजें तब बड़ी अलग थी, ह्यूमंस का अराइवल हुआ नहीं था ग्लोबल सीन पे, क्लाइमेट काफी वार्म था, और यहाँ तक कि वो जो होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, तो ये बहुत ही मतलब प्लांट्स और छोटे छोटे ये जो थे फ्लोरा एंड फना थी, तो ये क्लाइमेट काफी वार्म था, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना फ्लरिश करता रहा। सोचिए अब 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, फिर 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो है थ्राइव करता रहा, बड़ा ही फ्लरिश करता रहा है, रिच रहा अपने आप में। लेकिन जब से डायनासोर्स खत्म हुए और एज शुरू हुआ मैमल्स का, यानी जिसमें ह्यूमन बीइंग को माना जाएगा, कि जब ये आने शुरू हुए तो लैंड मास जो था वो सेपरेट होने के लिए फोर्स हुआ। जैसे एक नेचर अपना जो भी रोल प्ले करती हो, तो जब तक इसमें फ्लोरा एंड फना थे तो तब तक तो ये ऐसे फ्लरिश करता रहा, नेचुरली ग्रो करता रहा। लेकिन जैसे ही मैमल्स यानी डायनासोर्स चले गए और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का अराइवल शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ कि ये जो लैंड मास है ना, ये सेपरेट हुआ। किस में चेंजेस सेपरेट होने लगे? कंट्रीज में। आज इंडिया एक कंट्री है, ऐसे कंट्रीज में ऐसे लैंड मास डिवाइड होने लगे और शेपिंग द ग्लोब एज मच वी इट नो इट टुडे। और आज जो ग्लोब हम जो अर्थ देखते हैं इसका शेप लगभग बन गया। आगे इन्होंने बताया कि अंटार्कटिका विजिट करना उसी हिस्ट्री का ही हिस्सा है। लिखा है कि अगर आपको पता करना हो हम कहाँ से आए हैं और पॉसिबली हम कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पास्ट की हिस्ट्री और आने वाले फ्यूचर की हिस्ट्री, इवन प्रेजेंट की भी हिस्ट्री पता चल जाती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इसमें कॉर्डिलरन फोल्ड्स हैं, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, ओजोन एंड कार्बन है, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शंस हैं। ये हमें समझना जरूरी है। इट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। एक कॉर्डिलरन फोल्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन एंड कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है, इवोल्यूशन कैसे विकास हुआ और कैसे नष्ट एंडेंजर्ड हुए। When you think about all, जब इन सारी चीजों को आप देखते हैं कि सारी चीजें मिलियन ईयर में हुई हैं, काफी साल लग गए, तो आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा पजल्ड कर जाएगा पूरा। इमेजिन उस समय की कहानी क्या थी, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया अपने आप को नॉर्थवर्ड में पुश कर रहा है, और किसके जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के अगेंस्ट जैमिंग कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। और जब ऐसा कर रहा है तो बकलिंग हो रही है, यानी बेंडिंग हो रही है। क्या बेंडिंग हो रही है? इसकी जो क्रस्ट है, हार्ड लेयर्स है, ऊपर से मुड़ रही है, बेंडिंग हो रही है, और उसी से चलते हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया। जो हिमालयाज दिख रहा है उसी के चलते फॉर्मेशन हो गया। और देखिए साउथ अमेरिका किसकी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने के लिए। और ओपनिंग अप ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज एक वाटर बॉडी है, और उस ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, किसका ओपनिंग हो गई? ड्रेक पैसेज की ओपनिंग हो गई। और साथ ही साथ लिखा है कि टू क्रिएट, और इसके बाद क्या चीज क्रिएट हुआ? कोल्ड सरकम पोलर करंट। और कोल्ड सरकम पोलर करंट जब क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से उसका असर क्या पड़ा? अंटार्कटिका फ्रिजिड हो गया, डेसोलेट हो गया, और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द वर्ल्ड चला गया, बहुत नीचे चला गया। आपने देखा किस तरीके से ये चीजें चेंज हुई, बदलाव आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने आप के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि मैं जो है चूंकि साउथ से हूँ, तो सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये प्लेस बड़ा ही मतलब बहुत ही शॉकिंग था, बड़ा ही, क्योंकि जिस जगह पर गई थी तो पूरे वर्ल्ड का 90% अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम कहाँ पे स्टोर्ड है? अंटार्कटिका में है, और साउथ में है, तो थोड़ा सा ये ठंड कम, मतलब ठंड को ज़्यादा नहीं झेल पाती हैं, उसे इंडीवर नहीं, मतलब एक तरीके से बेयर नहीं कर पाती हैं। तो लिखा है कि इनके लिए तो बड़ा ही हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी थी कि मैं कैसे रहूँगी इस जगह पर, मैं कैसे सरवाइव करूँगी। और वो भी इट्स लाइक लिखा है कि चिलिंग प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट, एक्चुअली क्या है कि ठंड में ज़्यादा जाने पे तो दो चीज़ों पर इम्पैक्ट आता ही है। पहला है सर्कुलेटरी, यानी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं वो,
और साथ ही साथ मेटाबॉलिक फंक्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे हैं वो भी डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो वहां पर बोली कि ये तो होगा ही, लेकिन चूंकि मैं सन वर्शिपिंग रही हूँ, ऐसे क्लाइमेट में कभी मैं रही नहीं हूँ, तो मेरे लिए बड़ी डरावनी पॉसिबिलिटी बन रही है, बड़ी डरावनी सिचुएशन बन रही है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि इस मतलब अंटार्कटिका की जो आइस पूरा है, तो जो स्नो है इस पे आइस है, इस पे चलना किसके जैसे उन्होंने कंपेयर किया, पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल यानी टेबल टेनिस की बॉल को बोलते हैं। यहाँ पे कोई ह्यूमन मार्कर आपको नहीं मिलेगा। ह्यूमन मार्कर मतलब कुछ ऐसा सिम्टम नहीं मिलेगा, कोई निशान नहीं मिलेगा, कोई बिलबोर्ड नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ह्यूमन बींग रहते हैं। जैसे हम सब अपनी जगहों पे रहते हैं, कोई ना कोई साइन बोर्ड मिल जाता है, सड़कें मिल जाती हैं, ट्रीज मिल जाते हैं, रूम हाउस मिल जाता है, ये सब चीज वहां पर बिल्कुल ही नहीं है। बट अगर आप वहां देखें तो कुछ ऐसी चीजें, यहाँ पे दो चीजें लिखा है कि मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेके माइटी माइटी विजुअल रेंज आएगी। अगर माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे भी देखें तो माइटी काफी बड़े शक्तिशाली, दोनों चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन क्या मिलेंगी, जैसे मस्किटोस हैं, मक्खियां हैं, और माइट्स जो मकड़ी वगैरह है, ये भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ब्लू व्हेल्स भी मिल सकती हैं, यानी ब्लू व्हेल्स, काफी बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स देखने को मिल सकती हैं। और आइस बर्ग्स मिलेंगे। और आइस बर्ग्स की सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए थोड़ा सा, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड जो है साइज ऑफ बेल्जियम के बराबर एक एक आइस बर्ग्स है, जो एक एक कंट्री के बराबर है। आप सोचिए कि अगर हम अंटार्कटिका, जो लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही और जो हमारे आइसबर्ग्स हैं, जो ग्लेशियर अगर मेल्ट हो गए, सोचिए कि कंट्री के बराबर वो हैं, अगर वो मेल्ट हुए तो पूरा का पूरा क्या मतलब एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन जनरेट होगी, डिजास्टर्स सिचुएशन आएगी, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है इन्होंने यहाँ पर और एक कहानी है, डेज गो ऑन एंड ऑन सरियल। अच्छा, यहाँ दिन ही रहता है, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सरियल मीन्स अनयूजुअल, अनकॉमन। अगर आप देखें बिल्कुल अनयूजुअल, 24 आवर्स ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल है सदर्न हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, समर होती है, कुछ उसी तरीके समर लाइट। एंड यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट। क्या यूबिक्विटस? साइलेंस, क्योंकि कोई है ही नहीं है, कुछ वहाँ ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन है ही नहीं, तो साइलेंस एवरीवेयर यू विल फाइंड, हर जगह आपको मिलेगा। और बीच बीच में कभी कभी ऑकेजनल एवलांचिंग होती है। एवलांचिंग मीन्स स्नो स्लाइडिंग होती है, स्नो अपनी जगह को छोड़ती है, तो ये देखने को मिलता है। और कैल्विंग भी होती है, स्प्लिटिंग भी होती है, आइस शीट टूट टूट के गिरती हैं। और ये जो है प्लेस एक ऐसा है जो कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। कॉन्सिक्रेट्स का मतलब टू मेक सैक्रेड, मेक सैक्रेड, या प्योरीफाइज को आप बोलते हैं, पवित्र करना। तो ये सचमुच में ये सब जो होते हैं ये टूटते हैं। ये जो एवलांचिंग होती है, तो जब बहा के ले जाती है, जो थोड़ा बहुत कभी लेयर कुछ आ भी जाती है, तो उसको ये साफ कर देती, पूरे प्लेस को कॉन्सक्रेट करती है, खूबसूरत यानी बहुत पवित्र बना देती है। और देखिए तो आप अगर आप वहां पे जाएं तो इमर्जन कहा गया, इमर्जन का मतलब डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट। जब आप किसी चीज में खो जाते हैं तन्मयता से, तो उसे कहते हैं कि आप इस समय इमर्जन में हैं। द विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो आपको एक अंदर से लगेगा मुझे जियोलॉजिकल हिस्ट्री पक्का मुझे जाननी चाहिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा। लेकिन एक लाइन लास्ट के लिए कि द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, लेकिन जो प्रिडिक्शन है, जो वहां के बारे में जाने के बाद जो भविष्यवाणी फोरटेलिंग की जा सकती, वो ह्यूमन बीइंग के फेवर में नहीं है, अच्छी नहीं है। देखते हैं आगे, इन्होंने लिखा है आगे चल के कि ह्यूमन इंपैक्ट। अब एक अगला पोर्शन देखते हैं, ह्यूमन इंपैक्ट। अंटार्कटिका जब से मतलब ह्यूमन बीइंग अपने एग्जिस्टेंस में आया है, देखते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर देखें तो ये केवल पल्ट्री एक नॉमिनल कहा जाए, नाम मात्र का 12,000 साल से ही ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस माना जा रहा है। 12,000 ईयर्स से माना गया है यहाँ पर। बेयरली अगर जियोलॉजिकल क्लॉक बनाई जाए, अगर जियोलॉजिकल घड़ी बनाई जाए, तो उस पर 12,000 ईयर्स मात्र कुछ सेकंड की बात है। 650 मिलियन ईयर्स बैक से अर्थ चल रही है, इसमें ओनली 12,000 ईयर्स से ही मनुष्य का एग्जिस्टेंस बना है। लेकिन जरा आप सोचिए इस 12,000 ईयर्स में ह्यूमन बीइंग ने किस तरीके से हंगामा खड़ा किया, किस तरीके से मोनोपोली साबित करी, किस तरीके से डोमिनेट किया इस अर्थ को, देखने को मिलेगा। short amount of time we have managed created क्वाड्रिकल, काफी एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, हमने नेचर को डोमिनेट किया, उस पर अपना प्रभुत्व जमाया, उसको अपने अंडर किया।
और लिखा है कि हमने विलेजेस बनाए, टाउन सिटीज, मेगा सिटीज बनाई। रैपिड इंक्रीज ऑफ सबसे बड़ा इम्पैक्ट बना ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बना। और ह्यूमन पॉपुलेशन क्या किया कि अब ये जितनी ही बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे बड़े लिमिटेड हैं और वो रिसोर्सेज को यूज करने वाली अदर स्पीसीज भी हैं। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ह्यूमन बीइंग अदर जो हम और स्पीसीज हैं जिनको वो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, अब ह्यूमन बीइंग उनको भी अटैक कर रहा है। मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, उसी रिसोर्स में अदर स्पीसीज का भी शेयर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि उस लिमिटेड रिसोर्स को खुद ज्यादा यूज कर रहा है, जो अदर स्पीसीज का भी उसमें शेयर उनको मिल नहीं पा रहा है। तो लिखा है कि एक तरीके से अब इस समय ग्लोबल वार्मिंग, और एक चीज और भी देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, यहाँ लिखा है एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स जो पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल है, इनको जो मतलब अनमिट टोटल जो बर्निंग इनकी हो रही है, जो इनको बर्निंग हो रही है, उससे एक बड़ा असर पड़ा है कि एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लेयर में बन गई है। ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम चारों तरफ से एक लेयर बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये जानते हैं, ये धीरे धीरे ही सही, स्लोली बट धीरे धीरे कंफर्म रूप से क्या हो रहा है कि इसके ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर ब्लैंकेट बनी है, ये क्या कर रही है कि वो लेयर को बढ़ा रही है। तो कई लेयर सॉरी वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और अब तो जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं, क्लाइमेटिक डिबेट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ ऑल टाइम क्या है, उसमें अगर देखें तो अंटार्कटिका पक्का इंक्लूडेड है। जैसे अगर आप देखें तो क्या लिखा है कि क्लाइमेट चेंज, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, ये टॉपिक हो सकता है। क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट्स डिस्टर्ब होंगी, ये भी टॉपिक है। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, ये भी एक टॉपिक हो सकता है। मे बी नॉट, हो भी सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इन सारे टॉपिक में अंटार्कटिका एक क्रूशियल पार्ट है उनका। अंटार्कटिका उसमें इन्वॉल्व है। लिखा है अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट। और चूंकि एक चीज और भी है कि ये अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस रहा है स्टूडेंट्स, जिसमें कभी आज तक ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है, इसलिए ये माना जाता है कि ये बहुत ही साफ सुथरी रही है। क्योंकि कहीं से भी पॉपुलेशन सॉरी अगर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर अराइज होता है तो उसमें ह्यूमन बीइंग का ही हाथ होता है। तो ये बहुत ही प्रिस्टीन यानी क्लीन और फ्रेश रही है इस रिस्पेक्ट में माने तो। लिखा है कि बिकॉज इट होल्ड्स आइस कोर्स मिलियन ईयर्स। अब यहीं पे आप समझ पाएंगे किस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस यहां से देखिए, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, अपने आइस कोर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड को ट्रैप करी है और उसके लेयर्स को भी अपने आइस में रखी है। यानी अगर आप जाएं और इसके आइस के लेयर को, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया, कार्बन को ट्रैप किया, आप उसकी स्टडी करें तो कब से लेके किस किस समय में कितना कार्बन प्रोड्यूस हुआ है और किस तरीके से हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, सारी डिटेल यहाँ पर मिलती जाएगी। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। मैंने बताया आपसे कि अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सब कुछ जानना है तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है। आगे इन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है। ये सारी चीजें, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को उस आइस पे ले जाया जाता है, अंटार्कटिका की आइस पे ले जाया जाता है। इसमें जब ये काम कर रही थी सोकलेस्की, इसका एम है कि हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि हाई स्कूल के बच्चों को क्यों ले जा रहा है। रीजन ये है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड इन अंटार्कटिका ले जाना और उनको क्या प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना। और वो उनको क्या करता है, फोस्टर करता है, एनकरेज करता है, इसलिए न्यू अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। वो जो उनको न्यू अंडरस्टैंडिंग और ये जो हमारी प्लैनेट को रेस्पेक्ट देना, ये उनको इंस्पायर करता है। ये टूर जब लेके जाया जाता है उनको, तो बच्चे जो है ना इस अर्थ की, इस प्लैनेट की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने चीजों को हैपन होते हुए देखते हैं। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green। यही हेड करते हैं कैनेडियन जो Geoff Green है, यही इसके हेड हैं। 6 साल हो गए इनको से और ये ऑपरेशन चल रहा है। पहले, अब चूंकि ये पहले स्टूडेंट्स को नहीं ले जाते थे, पहले ये क्या है, किसको कार्टिंग किए, किसको ले गए, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड, रिच, क्यूरियोसिटी सीकर्स
और ये जब ये लोग ले गए कि जैसे सेलिब्रिटीज जाएंगे, देखेंगे, लौट के आएंगे तो बड़ी बड़ी बातें, या इनको लोग फॉलो करेंगे, जैसे आजकल सेलिब्रिटीज अगर कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस चीज़ को सामान खरीदते हैं। तो जो ग्रीन का कहना था कि हम सेलिब्रिटीज को ले जाएं, रिटायर्ड को ले जाएं, रिटायर्ड ले जाएंगे तो कम से कम उनके पास समय होगा, आने के बाद काम करेंगे। बट ये सब क्यूरियोसिटी सीकर्स, ऐसे लोग जिनके अंदर इंटरेस्ट जानने के लिए बहुत कुछ होता है, लेके गए, लेकिन बदले में क्या मिला? लिमिटेड में, मतलब इन्होंने समय ही नहीं दिया। तो बाद में इन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। अब हाई स्कूल के बच्चों को फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर कहा, और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उनको मिला एट एन एज, उस एज पर। और सबसे बड़ी बात, व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। मतलब ये जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ऑब्जर्व करने के लिए तैयार होते हैं कोई चीज क्या है, दूसरा लर्न करने के लिए भी तैयार है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे खूबसूरत बात है कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं बटोरते, ये उस पर काम भी करते हैं, एक्ट। और फिर द रीजन प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल। अच्छा, बोर्ड ने पूछा है कि प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है? रीजन ये है ना कि जब आप वहां पे जाएंगे, आप जब जाएंगे अंटार्कटिका में, तो आप वहां के उन बिना इन्फ्लुएंस में रह ही नहीं सकते। लिखा है ना कि अगर आप जाएंगे साउथ पोल के पास तो नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। आप ऐसा नहीं कि आप प्रभावित नहीं होंगे, आप प्रभावित पक्का होंगे, कोई रोक नहीं सकता। इट्स इजी टू बी ब्लाजे, यानी ब्लाजे मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप घर में बैठ के पोलर आइसक्रीम को वहां से मेल्ट होते हुए देखेंगे अपने कंफर्ट जोन में, तो अपने रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो हो सकता है कि आप में इंटरेस्ट ना हो। अगर घर में बैठ के टेलीविजन पे आप देख रहे हैं या किसी मैगजीन में देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ब्लाजे ना हो, नॉट एक्साइटेड, नॉट इंटरेस्टेड हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्लेशियर्स को अपने आंखों के सामने विजुअली ऐसे देखें कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पीछे हो रहे हैं, मतलब पीछे होते जाए, मेल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं पीछे, और ग्लेशियर टूटता जा रहा है और पीछे होते जा रहे हैं, और साथ साथ सेल्फ कोलैप्सिंग, और ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, बार बार ये कोलैप्स हो रहे हैं। यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। और आप सचमुच महसूस करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जा रही है, ये सचमुच में सच है। अभी लगता है कि ये केवल महज बातें हैं, लेकिन जब आप वहां सामने जाके विटनेस करेंगे, फिर आपको लगेगा ना, ये तो सच है। सामने जब आप विटनेस करेंगे, अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम रहा है बड़ा सिंपल रहा है, और चूंकि बायोडाइवर्सिटी वहां पर है ही नहीं, क्योंकि वहां ह्यूमन बीइंग ज्यादा है नहीं, तो लैकनेस रही है। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। तो अगर आप वहां पे देखें स्टडी, अगर वहां हल्का सा भी चेंज आता है ना, तो बहुत बड़ा रिपरकशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर थोड़ा सा भी चेंज आप वहां देंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टनिक प्लांट है, सीवीड माना जाता है, ग्रासेस ऑफ सी दैट नरिश सस्टेन एन एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, अगर हल्का सा भी आए तो डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है सिंगल सेल्ड प्लांट है, और ये सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, कार्बन और को भी अब्जॉर्ब करता है, सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि अगर फर्दर डिप्लीशन हुआ, अगर रिडक्शन हुआ ओजोन लेयर में, तो ये एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को प्रभावित कर देगा। जो फाइटोप्लैंक्टन का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ये डिप्लेशन होगा और ये इम्पैक्ट करेगा, और वहां पे रहने वाले लाइफ्स, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स उस एरिया में, वो सब के सब ग्लोबल कार्बन साइकिल पूरे सब को डिस्टर्ब कर देगा अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया। तो एक पैराबल, एक दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल है कि फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। एक तरीके से आप इसे मेटाफर समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को केयर करें तो बड़ी चीज अपने आप सही जगह पर आ जाती है, क्योंकि बड़ी चीज हमेशा छोटी छोटी चीजों से ही बनती है। हमारी बॉडी है पूरी बड़ी दिखती है, लेकिन हम इसके हर ऑर्गन स्मॉल पार्ट्स को अगर केयर करें तो धीरे धीरे हम पूरा केयर कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक पूरी बॉडी को फोकस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों को फोकस करते जाइए और पूरा सही हो जाता है। फाइनली इन्होंने लास्ट में बताया कि अंटार्कटिका में एक एक्सपीरियंस इनका और भी बड़ा अच्छा रहा
यहाँ एपिफेंसीज का मतलब मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजें प्रकट हुई वहां पे, बहुत सारी चीजें रिवील हुई, उनमें एक ये भी था। लेकिन सबसे बेस्ट माना उसको किसको, जो अब होने जा रहा है। हुआ ये कि 65 डिग्री साउथ में जब ये बढ़े तो शो की ये एक जगह पे एक पोजीशन में आके फिक्स हो गया। कैसे फंसा ये भी देख लो। हुआ ये था कि एक थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन, थिक वाइट स्ट्रेच आइस बिटवीन, तो एक थिक आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल। ये टैडपोल एक नेम है और पेनिनसुला एक छोटा सा लैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। दोनों के बीच में आकर के इनका जो सोकेलेस्की था बेस्ड हो गया, यानी फिक्स्ड हो गया, फंस गया ऐसी पोजीशन में, आगे जा ही नहीं रहा था। तो इसके पहले कि जब वो टर्न अराउंड होता वापस नॉर्थ की तरफ, तो जो कैप्टन था उसने डिसाइड किया कि हम लोग वापस मुड़ेंगे, लेकिन जहाज को मोड़ने से पहले एक बार बोला गया कि एक काम करिए, आप लोग गैंग प्लंग का इस्तेमाल करिए, जो पोर्टेबल ब्रिज होता है, समुद्री जो शिप होती है, जहाज होती हैं, तो जो ब्रिज यानी जो स्टेयर यूज की जाती है उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं, उसका यूज करके आप लोग उतर जाइए और ये जो आइस पैक है यानी जो आइस सीट है इसके ऊपर आप चलिए, नहीं ओशन पे आप चलिए, सागर पे चलने का समय आ गया। तो ये लोग उतर जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 52, किटेड आउट इन गोरटैक्स ग्लेयर्स। गोरटैक्स एक मतलब एक जो किटिंग होती है, जैसे क्रिकेटर अपने पूरी किट के साथ उतरते हैं, वैसे जब आप अंटार्कटिका में जाएंगे तो पूरा अपनी किटेड होते हैं, उनके सारे अपने गारमेंट्स होते हैं और ये गोटेक्स ग्लेयर्स, क्योंकि वहाँ हर समय आंखों में रोशनी लगती रहेगी, आंख जैसे लगे ना कि आंखें इतना तेज रोशनी होती है, अगर आप वहाँ आप अच्छे ग्लासेस ना यूज करें तो आंखों में ही वो रोशनी चली जाएगी, तो पूरा ग्लेयरिंग होती रहती है उससे बचने के लिए। और वहां पे स्टार्क वाइटनेस, कंप्लीट वाइटनेस, बिल्कुल लगता तो हर तरफ वाइटनेस ही वाइटनेस है। और पैरों के नीचे क्या था, जिस ये मोटी मतलब कितना अंडरनीथ फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक। तो 1 मीटर जितना भी हम मेजर करें तो उतना मीटर की एक थिक आइस पैक यानी बर्फ थी पूरा, और उसके ऊपर ये लोग चल रहे थे, और उस बर्फ के नीचे 100 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर डीप गहरा सागर था, ओशन था, सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर था। और उधर अगर उसके एरिया में, अगर उस एरिया में देखें पेरीफेरी क्रैब, तो अगर उस जहां पर ये लोग उतरे थे उसके अगल बगल अराउंड सराउंड देखें, पेरीफेरी में देखें, तो वहां पे क्रैब ईटर सील्स भी थी, और बिल्कुल अपने आप को ऐसे अंगड़ाई लेके फैल करके बाकायदे सो रही थी, एंड सनिंग, अपने आप को सन बेदिंग करा रही थी, मतलब गर्मी ले रही थी। एंड आइस फ्लोज वहाँ शीट मच लाइक स्ट्रे डॉग, बिल्कुल इसको कंपेयर किया गया जैसे गांव में स्ट्रे आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। तो फिर फाइनली इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, किसी चीज के प्रकट होने से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज आपस में जुड़ती है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मेनी स्पेयर लेटर। आई वॉज स्टिल वंडरिंग क्या अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन ऑन आवर प्लैनेट। इतनी इतनी मतलब सोचिए आप, हर जगहों पर अलग अलग, लेकिन फिर भी ये हमारी कितनी खूबसूरती, बैलेंसिंग कितनी खूबसूरत है। हमारी अर्थ किस तरीके से बैलेंस करती है। इतने टाइम जोन्स हैं, अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, अलग अलग इकोस्फीयर्स हैं, लेकिन हमारी अर्थ इन सबको गजब बैलेंस करती है और बना के रखती है। आगे लिखा है कि विल बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे डायनासोर्स। लेकिन सवाल ये है कि हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट वंस यूज्ड टू बी। अगर अंटार्कटिका बाय द वे गर्म हो गई, वार्म हो गई, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। पूरी की पूरी जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएगी, गर्मी होने की, यानी गर्मी बढ़ेगी कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जितनी बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग उतनी बढ़ती जाएगी। और अगर अंटार्कटिका का क्लाइमेट वार्म हुआ तो क्या होगा, क्या होगा सामने देखिए, क्या हम होंगे इसको देखने के लिए अराउंड इट, या ऐसा होगा जिस तरीके से बड़े बड़े डायनासोर्स, मैमथ्स यानी लार्ज एलिफेंट्स चले गए है ना, एंड ऊली राइनोस चले गए, ये लोग चले गए, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हु इज टू से, कौन है जो बताए इन सब चीजों कहेगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। 2 हफ्ते ये लोग रहे वहां पर, और उन बच्चों के साथ, बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ, जिनके पास अभी भी आइडियलिज्म है, वो आइडियलिज्म है कि अभी भी वो वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऑल आई कैन से, जो कुछ भी मैं यही कहूंगी, दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स।
लेकिन एक दिन उसमें क्या फ़र्क डालता है, मतलब लास्ट में मैसेज डालती हैं कि एक दिन में इतना सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा जब हम उसी मिलियन ईयर्स की तरह सोचें, जिस तरह इतना सब कुछ होने में मिलियन ईयर्स लग गया, उसी तरह सही होने में भी मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मतलब हमें एक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट लेना होगा, ये नहीं कि आज हम कुछ उठे और उसके बाद बंद कर दिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी पूरी डिटेल्ड समरी। अब आप इसको डिटेल में पढ़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आने वाले समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, मतलब उस पर डिस्कशन करूंगा, सो दैट यू कैन इजिली आंसर इन द बोर्ड, so that you can get clear idea what question is being asked by the board. So these things no doubt will be discussed later on, but right now I hope it's enough for today. So thank you for watching this lecture.